नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और अपनी आज की इस वीडियो में हम अपना जो चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला अध्याय था उसको ही कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम पे कुछ वीडियो, हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें लास्ट टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वीडियो बीच में ही पॉज हो गई थी, रुक गई थी। हम बाकी का जो अपना रिवीजन है वो इस वीडियो में करेंगे। तो इससे पहले हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएं। आप कर दीजिए अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा जो ये चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसमें हम बात कर रहे थे चुनाव आयोग के कार्यों की हम बात इसमें कर रहे थे। इसमें चुनाव आयोग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है मतदाता सूची को जारी करना। उसमें जो भी त्रुटि है किसी के नाम में या और किसी चीज़ में, उसको ठीक कराना। इसी के साथ साथ जो नए हमारे वयस्क हुए हैं, जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना। और साथ ही साथ जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम मतदाता सूची से हटवाना। ये सभी कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। अब चुनावों की तिथि तय करना, चुनावों की घोषणा करना, नामांकन प्रक्रिया को शुरू करना, उसकी तिथि निश्चित करना, मतदान की तिथि निश्चित करना, मतगणना की तिथि निश्चित करना और चुनाव परिणामों की घोषणा करना, ये सारा काम चुनाव आयोग करता है। इसके अलावा चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता भी लागू करते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं और उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं। निष्पक्ष रूप से यदि कोई अधिकारी है जो चुनावों को ठीक प्रकार से नहीं करा पाया है तो उसके विरुद्ध चुनाव आयोग कठोर कार्रवाई कर सकता है। ये हुआ हमारा चुनाव आयोग के कार्य कंप्लीट। इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सन 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ गया था, क्योंकि 1991 के जो चुनाव प्रक्रिया थी, रोकने का कारण था कि चुनाव प्रचार के दौरान 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव कराना पड़ा। अब बीच बीच में ऐसे ऐसे काम कराने पड़ जाते हैं जब कुछ भी ऐसा गलत काम हो जाता है, गलत है ना, किसी की हत्या हो गई है या कोई और ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोका भी जा सकता है। फिर कुछ समय बाद दोबारा से चुनावों की तिथि तय की जाती है, उसके बाद फिर चुनाव होते हैं। कुछ महीनों के लिए रोक दिया जाता है इस काम को। अब हम बात करते हैं चुनाव सुधारों की। तो चुनाव सुधारों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपने अपने आसपास चुनाव होते देखे होंगे, ठीक है। तो जो हमारे आसपास चुनाव होते हैं उसी से ही हमें ये पता करना है कि भाई किस किस प्रकार के सुधारों की ज़रूरत है, निर्वाचन आयोग को क्या क्या सुधार करने चाहिए। तो आपके अनुसार ये कुछ भी हो सकता है, इसके प्रश्न का उत्तर आपको अपनी इच्छा के अनुसार ही देना होता है, लेकिन साथ ही साथ हम इसमें कुछ सुझाव जरूर दे सकते हैं। जैसे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं बहुमत के शासन की हम बात करते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि बहुमत तो मिलना हमारी प्रणाली में ज़रूरी ही नहीं होता। तो इसीलिए कहा गया है कि ये कहते हैं कि ये चुनाव सुधार ये होना चाहिए कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जाए। इसके बाद अगला सुधार क्या होना चाहिए, संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाए। तो ये प्रावधान हमारा बनाया जा चुका है, ये भी चुनाव सुधार में था। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है कि धन के प्रयोग पर कुछ पाबंदी लगाई जानी चाहिए। कभी कभी कोई प्रत्याशी इतना धन खर्च कर देता है आवश्यकता से अधिक, जो कि ठीक नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जिसके पास पैसा कम होगा वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, यही हुआ इसका मतलब। तो और क्या सुधार किए जाने चाहिए? देखिए, जिस उम्मीदवार के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, लोग यहाँ तो नेता जेल में से भी चुनाव लड़ते हैं, गलत चीज़ है, ये सुधार होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान जो जाति पाति और धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जानी चाहिए, है ना। ये थे हमारे चुनाव सुधार।
सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, अपने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा, मैंने भी देखा है, ठीक है, क्या कि चुनावों के दौरान प्रत्याशियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के लालच जनता को दिए जाते हैं। अब इस प्रकार के लालच जो जनता को दिए जा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति चुनाव में लड़कर आएंगे, जीत कर आएंगे, तो वो हमारे देश की व्यवस्था को कितना खराब कर देंगे। आप सिंपल सी बात सोचकर देखिए, जो प्रत्याशी आपसे वोट मांगने के लिए आपके घर आया है और वो क्या कह रहा है कि मैं आपको ये चीज़ दूंगा, इतने पैसे दूंगा, या ये शराब की बोतल, एक शराब की बोतल के पीछे लोग बिक जाते हैं, शराब की बोतल दूंगा, या कहीं पे कंबल बट रहे हैं, या कहीं पे खाने का प्रोग्राम रखा हुआ है, इस तरीके का बहुत एक्टिविटीज़ होती है। ऐसा कुछ कहीं पर हो रहा है तो आप लोग क्या करते हैं, लालच में फंस जाते हैं। किसी प्रकार की लालच में नहीं फंसना है। आप ऐसे व्यक्तियों को चुनोगे तो ऐसे व्यक्ति आपके लिए कोई काम नहीं कराने वाले हैं, जिसका कि एग्जाम्पल आप लोग अपने आसपास भी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो ऐसे प्रत्याशियों को चुनकर लेकर आइए जो आपके लिए काम करे। वो व्यक्ति आपके लिए काम करेगा जो ईमानदारी से जीत कर आएगा, जिसने पहले ही अपना दुनिया भर का पैसा चुनाव लड़ने में खर्च कर दिया है, आपको लालच देने में, आपकी वोटों को खरीदने में। और आप सोचिए, आपकी मतलब आपकी ज़िंदगी, आपकी वोट इतनी सस्ती है कि 500 रुपये में, या एक शराब की बोतल में, या फिर एक जोड़ी कपड़ों में, या फिर एक कंबल में, इन सब चीज़ों में बिक जाती है। नहीं, आप अपने वोट की कीमत पहचानिए और दूसरों को भी उनके वोट की कीमत बताइए कि आपको एक अच्छा प्रत्याशी चुनाव में जिताकर भेजना है, ताकि वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा काम करे। ऐसे व्यक्ति के पास अगर आप वोट मांगने के लिए जाते हैं जिसको आपने अपनी वोट बेची हो, तो वो क्या करेगा भाई? अगले दिन वो आपको क्या जवाब देगा? आप उसके पास जाएंगे तो वो आपसे आपके मुंह पर कह देगा कि मैंने तुम्हारी वोट खरीदी थी, पैसे दिए थे बदले में, अब मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगा। ये रियलिटी है। तो आपको अपने वोट की कीमत पहचाननी है। और जो भी देखिए, मैंने आपको सिर्फ बच्चों एग्जाम्पल बताए हैं कि आप इस प्रकार के चुनाव सुधारों को अपने क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपके अपने प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं, आपके अपने सुझाव इसमें हो सकते हैं, क्योंकि आपसे सुझाव मांगे गए हैं कि क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन आप इसमें करना चाहते हैं। ये हमारे चुनाव सुधार कंप्लीट होते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और मैं आपको बता देती हूँ। चलिए देखिए, चुनाव आयोग से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि भारतीय जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, वो भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में इसकी व्यवस्था की गई है, इसका प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है दोनों ही बातें। और जो हमारे निर्वाचन आयोग है, यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन, इसमें कौन कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की व्यवस्था की गई है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी। अब इनके कार्यकाल क्या होते हैं देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अब ये जो 65 वर्ष की आयु है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए है, और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए सेम है, 6 वर्ष, और आयु कम है 62 वर्ष की आयु। जो भी पहले हो उसी के अनुसार उनको रिटायरमेंट मिलेगा। इनके जो वेतन और भत्ते होते हैं, मतलब इनको जो तनख्वाह मिलती है वो कितनी मिलेगी? मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और भत्ते मिलते हैं। जो वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलते हैं, वही वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को मिलते हैं। देखिए बच्चे, चुनाव आयुक्त लिखा है या निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग लिखा है, एक ही बात है। पहले हमारा जो चुनाव आयोग था या निर्वाचन आयोग था, ये एक सदस्य था।
मतलब इसमें केवल एक सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। इसके बाद अक्टूबर 1993 से उसको बहुसदस्य बना दिया गया, मतलब अब इसमें 3 सदस्य होंगे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, ये कंप्लीट होता है आपका। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, ये पेपर में पूछा जाता है, 1 नंबर में आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन। अब देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, ये भी इम्पोर्टेंट थी, इसमें है राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए कोई भी दल, कोई भी पार्टी अगर राष्ट्रीय स्तर की बनना चाहती है तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि लोकसभा या लोकसभा के जो आम चुनाव होते हैं उसमें या राज्य विधानसभा में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मत हैं उनका 6% प्राप्त करना होगा। देखिए लोकसभा के चुनाव में या राज्य विधानसभाओं के चुनावों में 4 या 4 से अधिक राज्यों में उनको वैध मतों का कितने प्रतिशत, 6% मत प्राप्त करना होगा। इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें भी जीतनी होगी। 6 या तो 6% और साथ में 4 सीटें जीतनी होंगी। लोकसभा में 2% सीटें हों और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की हो। लोकसभा में 2 सीटें जीती हो और कम से कम 3 राज्यों की विधानसभाओं में कितनी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में जीती हो, अलग अलग राज्यों की। इसके बाद देखिए बच्चे, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या 8 है। अब वो कौन कौन से हैं, देखिए हमारी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है कमल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ, पंजा लिखा आता है, ठीक है। फिर है कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें है हंसिया और बाली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। अब देखने को नहीं मिलता हमें, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों में है। बहुजन समाज पार्टी, हाथी, ठीक है, ये असम में नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये मार्क्सवादी है। इसमें है हंसिया, हथौड़ा और तारा, ये तीनों इसके चुनाव चिन्ह हैं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये है जोड़ा, फूल का मतलब जोड़ा हुआ है तृणमूल कांग्रेस का। और नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसका है पुस्तक। तो हमारे जो मेन में है, देखिए कुछ तो हमें देखने में आते ही नहीं है, जैसे कि ये नेशनल पीपुल्स पार्टी बुक वाली है, पुस्तक है जिसका चुनाव चिन्ह, और तृणमूल कांग्रेस ये हमारे इधर जरा कम नज़र आती है। और राष्ट्रीय स्तर में मेनली जो आज के अब के समय में जो मुख्य भूमिका के रूप में है जिनको हम देख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ही इस समय हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं नज़र आती है और बहुजन समाज पार्टी भी थोड़ी थोड़ी ही कहीं कहीं ही नज़र आती है। इन्हीं को हम मेन को जानते हैं। बाकी राजनीतिक दलों के नाम आपको पता होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कितने राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं वर्तमान में। मैंने आपको संख्या बता दी है, 8 हैं, 8 के नाम आपको याद होने चाहिए। अच्छा, कुछ और वो आती है, शॉर्ट फॉर्म्स आ जाती है लिखने के लिए, जैसा कि वीवीपैट क्या होता है, वीवीपैट की फुल फॉर्म आ जाती है लिखने के लिए, वीवीपैट। तो ये क्या है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट, ठीक है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट वीवीपैट की फुल फॉर्म है। इसके बाद है ईवीएम, ईवीएम की फुल फॉर्म आ जाती है। ईवीएम क्या होता है, हम शॉर्ट में बोलते रहते हैं ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। तो ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब वोट देने का इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, बिजली का तरीका, ये मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही इसका आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ईवीएम हो गया, वीवीपैट हो गया है आपका। तो ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया था सन 2004 में, पूरे भारत में आम चुनाव कराया गया था, ठीक है। 2004 में ईवीएम का पहली बार प्रयोग हुआ था और 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग होने लगा था। 2009 से सभी में होने लगा था। अब ईवीएम की विश्वसनीयता कायम करने के लिए वीवीपैट यानी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट
ट्रेड ट्रेल, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब क्या होता है ना, देखो जब आप 18 साल के हो जाओगे या आपके पापा वोट डालने के लिए जाते हैं, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती, तो जब आप 18 साल के हो जाओगे तभी आप इसे देख पाओगे। तो उसमें क्या है, जब जिसको आप वोट दे दोगे ना, उसके बगल में ही एक छोटा सा बॉक्स जैसा रखा होता है, तो जिसको भी आपने वोट दिया है एक पर्ची सी आपको उसमें दिखाई देगी, उस बॉक्स के अंदर शीशा लगा होता है, तो अंदर दिखाई देगी हाँ भाई आपने इसको वोट दिया, वो चुनाव चिन्ह से उस पर्ची पे छप के आ जाएगा। फिर वो पर्ची कुछ सेकंड आपको दिखाई देगी और फिर वो गिर जाएगी, ठीक है, उसी मशीन के अंदर आपको मिलेगी नहीं। ये हमारा वीवीपैट होता है। वीवीपैट का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है। देखिए जो वीवीपैट है, इस मशीन को 2013 में बनाया गया था, तो इस समय ये सब जगह ही है, चुनाव में हमको हर जगह ये दिखाई दे रही है। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे चुनाव आयोग से संबंधित, ठीक है। तो ये मैंने आपको चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज करा दिया है। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो मैंने आपको नहीं बताया हो, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, जो भी मैंने इसमें अभी बताई है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों।